वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज अश्मिता क्लासेस। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रेस्पिरेशन वाले चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें आज हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमारे रेस्पिरेशन की जो फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने सिंपल से एक इंट्रोडक्शन देखा था। हमने बस ये देखा था कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होता है, व्हाट इज ब्रीदिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। और अब वहीं से हम इसको कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब जब हमने देखा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन है, मतलब रेस्पिरेशन, एक चीज तो हमें क्लियर हो गई कि न्यूट्रिएंट्स को तोड़ा जा रहा है ना। रेस्पिरेशन से हमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो न्यूट्रिएंट्स हमने न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में डाइजेशन करने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स थे ब्लड तक पहुंचाए थे, अब वो न्यूट्रिएंट्स ब्लड में घूम रहे थे। अब उन न्यूट्रिएंट्स को ही तोड़ने का काम कौन करता है? रेस्पिरेशन करता है ना। उन न्यूट्रिएंट्स को तोड़ने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। अब यहाँ पे जो रेस्पिरेशन है वो भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये आप सबने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा, है ना। अब यहाँ पे अगर मैं सिंपली आपको बताऊं व्हाट इज एरोबिक एंड व्हाट इज एनारोबिक, तो यहाँ पे इतना समझ लेते हैं कि एरोबिक जो होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, और ये बिना एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी हो जाता है। ये दोनों ही रेस्पिरेशन है, दोनों ही अपने अपने लेवल पे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन इनके बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है? ऑक्सीजन का डिफरेंस। वो ऑक्सीजन का डिफरेंस क्या है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वहां पे ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट है, वहां पे ऑक्सीजन क्या है? प्रेजेंट है। लेकिन अगर उसी जगह हम एनारोबिक की बात करें तो वहां बिना ऑक्सीजन के भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है, बिना ऑक्सीजन के भी न्यूट्रिएंट्स जो है वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम एरोबिक रेस्पिरेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एनारोबिक पे जंप करेंगे। ओके, तो एरोबिक रेस्पिरेशन हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, सबसे पहले होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। किसके अंदर हो रहा है? सेल के अंदर हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? सेल्स के अंदर हो रहा है। बॉडी की जो सेल्स हैं उनके अंदर ये रेस्पिरेशन हो रहा होता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ सेल्यूलर रेस्पिरेशन लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। मैंने आपको बताया ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज मस्ट, विदाउट ऑक्सीजन इट विल नॉट बी परफॉर्म्ड, है ना। तो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। थर्ड वन इज, देखो अब हमें क्या चाहिए है? ओवरऑल हमें चाहिए क्यों थी? हम रेस्पिरेशन कर क्यों रहे हैं? हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। हमने खाना खाया था एनर्जी के लिए, राइट। हमने खाना क्यों खाया था? एनर्जी के लिए। खाना हमने खा लिया, खाना हमारा डाइजेस्ट हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, एसिमिलेट हो गया, ब्लड तक हमारे न्यूट्रिएंट्स भी पहुंच गए। लेकिन उन न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में कन्वर्ट कब होगा? जब हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी, है ना। अब रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो ओवरऑल अगर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली देखा जाए तो है क्यों? तो रिलीज एनर्जी, तो रिलीज एनर्जी। अच्छा, अब जो हमारा ग्लूकोज है, हमारा जो ग्लूकोज है ना, अब वो जो ग्लूकोज है उसका फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से रिपीट कीजिए मेरे साथ। C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज है, जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है, क्या बोला मैंने? जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है, जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है तो 38 ATP एनर्जी रिलीज होती है। व्हाट इज ATP? एडिनो ट्राइफॉस्फेट, है ना, एनर्जी का एक फॉर्म है, ठीक है। तो क्या हुआ? जब एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टूटा, जब वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो है वो टूटा, तो 38 ATP जो है वो रिलीज होती है। कैसे होती है, कहाँ होती है, अब हम समझने की कोशिश करें, है ना। तो सबसे पहले सेल्यूलर लेवल पे है तो हमने क्या किया? सबसे पहले एक सेल बना देते हैं। सेल्यूलर लेवल पे है तो हमने क्या किया? सबसे पहले एक सेल बना दिया था। सेल तो आप लोग ने 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, क्या होता है वो सारी चीजें, ठीक है। अब सेल जो है, सेल के अंदर एक लिक्विड फील्ड होता है। क्या होता है? सेल के अंदर क्या फील्ड होता है? एक लिक्विड फील्ड होता है ना। और उस लिक्विड का नाम क्या है?
क्या नाम है उस लिक्विड का? साइटोप्लाज्म। क्या नाम है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, यहाँ तक समझ में? एक सेल है, सेल के अंदर एक लिक्विड फिल्ड है और उस लिक्विड का नाम है साइटोप्लाज्म, है ना। अब हमने ये देखा कि जो ग्लूकोज है ना, जो हमने खाना खाया था उससे जो ग्लूकोज आया वो सेल के ऐसे सराउंडिंग में है। ठीक है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं सेल के सराउंडिंग में सारे के सारे। ठीक है, अब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? ये ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के अंदर आएंगे साइटोप्लाज्म में। सेल के अंदर आएंगे काय में? साइटोप्लाज्म में। C6H12O6। तो ये जो C6 है कार्बन कंपाउंड जो है वो कितना है? अभी 6 है ना? कितना है? 6 है। साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो C6H12O6 है उसमें से जो C6 है वो काय में कन्वर्ट हो जाता है? C3 में, मतलब 3 कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो 6 कंपाउंड्स है ये आधा टूट जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है? 6 कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको मीन्स glucose, lysis means breakdown. So the breakdown of glucose is known as glycolysis, which is performed in the cytoplasm of a cell. समझ आया? क्या बोला मैंने? हमारे पास जो सेल है उसके अंदर एक लिक्विड फिल्ड है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। जैसे ही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म के अंदर आता है वो टूटता है और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। और ये किसके अंदर हो रही है? साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है। ठीक है, अच्छा जी, जब हम लोग ने 9th क्लास में सेल पढ़ा है तो ऐसा कुछ सेल ऑर्गेनेल पढ़ा होगा जिसको हम शायद माइटोकॉन्ड्रिया कह रहे थे। वेरी गुड, इसको हम क्या कह रहे थे? माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हम क्या बोल रहे थे? माइटोकॉन्ड्रिया बोल रहे थे, है ना। और इसको माइटोकॉन्ड्रिया को कॉमनली हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। पावर हाउस में क्या जनरेट हो रही है? एनर्जी जनरेट हो रही है। ठीक है, तो इस पावर हाउस ऑफ द सेल में ये जो ग्लूकोज टूटा है ना इसको हम बोलते हैं पायरुविक एसिड। जब ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस हुई, देखो ग्लूकोज था, है ना। जब ग्लूकोज टूटा साइटोप्लाज्म के अंदर तो क्या हुआ? ग्लाइकोलाइसिस हुआ। और ये जो टूटे हुए ग्लूकोज का नाम है ना ये क्या है? पायरुविक एसिड। क्या है? पायरुविक एसिड। टूटे हुए ग्लूकोज को हमने क्या बोल दिया? पायरुविक एसिड बोल दिया। यहाँ तक भी समझ आ गया होगा। अब ये जो पायरुविक एसिड है हम इसको Pa लिख देते हैं, पायरुविक एसिड को। ये जो Pa है ये पायरुविक एसिड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है। क्या हुआ? ग्लूकोज टूटा, ग्लाइकोलाइसिस, नाम हुआ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड किसके अंदर जाएगा? पावर हाउस के अंदर जाएगा। किसके अंदर जाएगा? पावर हाउस। पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है। पावर हाउस के अंदर जाएगा और नाम क्या उसका? पायरुविक एसिड। किसकी मदद से जाएगा? ऑक्सीजन की मदद से जाएगा। क्यों? क्योंकि हम एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं। विदाउट ऑक्सीजन इट विल नॉट बी परफॉर्म्ड इन आवर बॉडी, है ना। तो जो पायरुविक एसिड है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प से जाएगा। और पायरुविक एसिड काय में टूट जाएगा? CO2 प्लस H2O प्लस 38 ATP। किसमें टूट गया? CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, बाद में हम एक्सेलेशन के प्रोसेस में अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं, है ना। क्या हुआ? जो पायरुविक एसिड था ना जो हमने ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में बनाया था, ठीक है, वो जो पायरुविक एसिड था वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके एक साइकिल परफॉर्म होती है जिसको हम बोलते हैं क्रैब साइकिल। जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रैब साइकिल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे ग्लूकोज के टूटने को हम ग्लाइकोलाइसिस कहता है, ऐसे ही जो पायरुविक एसिड होता है वो टूटता है और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP। 38 ATP मतलब 38 एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, 38 ATP रिलीज होती है और इस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया है? क्या बोल दिया? क्रैब साइकिल बोल दिया। क्या बोल दिया? क्रैब साइकिल बोल दिया। ठीक है, ये किसके अंदर हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किसके अंदर हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया के। अब जो पायरुविक एसिड ने कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज की उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम एक्सेल आउट कर देते हैं। वो हम क्या कर देते हैं? एक्सेल आउट कर देते हैं एनवायरमेंट में। वेंटिलेशन पढ़ा था हम लोग ने लास्ट क्लास में, है ना। इनहेलेशन कहाँ से? एनवायरमेंट से। कहाँ के? लंग्स के। एक्सहेलेशन लंग्स से कहाँ पे?
एनवायरमेंट में, ठीक है। तो वही एक्सहेलेशन के टाइम पे कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनी है ये हम रिलीज कर देंगे हमारी बॉडी से एनवायरमेंट में, और ये जो H2O मतलब वाटर और 38 ATP है ये हम अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने के बाद क्या होता है, फिर जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी इसको यूज करती रहती है। दिस इज ऑल अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन। एक बार जल्दी से रिविजन कर लेते हैं। देखो रेस्पिरेशन जो होता है वो टू टाइप्स का होता है, एरोबिक, एनारोबिक। एरोबिक मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन ये सेल्यूलर उस पे होता है रेस्पिरेशन, या सेल्यूलर पोजीशन पे, तो मतलब सेल के अंदर हो रहा होता है। सेल के अंदर हो रहा तो इसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अब जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, यहाँ पे हमने एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ही तोड़ा है ना, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तोड़ा, और कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, 38 एनर्जी रिलीज हो रही है ना। तो जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है तो 38 ATP रिलीज होती है, 38 ATP रिलीज होता है, ठीक है। अब हम ले लेते हैं हमारी बॉडी का एक सेल ले लेते हैं। सेल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर कौन जाएगा, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जाएगा। जब ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जाएगा तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टूट जाएगा। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल की टूटने की प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। और जो ग्लूकोज टूटा तो जो प्रोडक्ट में मिला वो हमें क्या मिला, पायरुवेट एसिड मिला। क्या मिला, पायरुवेट एसिड मिला। हमारे ही सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया या फिर पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। जो पायरुवेट एसिड होगा वो ऑक्सीजन की हेल्प से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके वो एक साइकिल परफॉर्म करेगा जिसको हम क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, और 3 प्रोडक्ट्स निकलेंगे। कौन कौन से 3 प्रोडक्ट्स निकलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वाटर निकलेगा, और 38 ATP निकलेगी, क्योंकि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटा है और एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल टूटने पे 38 ATP मिलती है, ठीक है। तो 38 ATP भी मिल गई। अब क्या होगा, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम एक्सेल आउट कर देंगे एनवायरमेंट में, वाटर को और एनर्जी को हम स्टोर कर लेते हैं अपनी बॉडी में व्हेनेवर वी आर रिक्वायर्ड। वहाँ से एनर्जी स्टोर पूरा इलेक्ट्रॉन चेन उसमें जाती है, वो आपको अभी नहीं पढ़ना है, आपको बस इतना पढ़ना है कि एनर्जी है वो स्टोर हो गई, और स्टोर होने के बाद व्हेनेवर हमारी बॉडी को उस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी हमको वो वहाँ पे मिल जाएगी। सो दिस इज व्हाट अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन। ऐसे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की हेल्प से हमें एनर्जी मिलती है। दिस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको इसके बाद भी चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको फिर से समझाऊंगी, अलग तरीके से समझाऊंगी। और अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो प्लीज़ फॉलो माई टेलीग्राम चैनल, वहाँ मैंने आपको ऑलमोस्ट हर चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए हैं। अगर आपको चैनल लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।